नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की जो हमारी विज्ञान विषय में अध्याय 1 है इसको देखेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा जो केमिकल रिएक्शन का है, केमिकल रिएक्शंस, तो इसको देखने वाले हैं हम। तो इसमें थोड़ा हमारी पीडीएफ में इसमें थोड़ा गलती हो गई है। ये जहाँ पे आपको प्रतिक्रियाएं दिखाई दे इसको आप अभिक्रिया समझ लीजिएगा। जहाँ भी प्रतिक्रिया लिखा दिखे उसको आप अभिक्रिया समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इस तरह से समझ लीजिएगा। ये प्रतिक्रिया की जगह अभिक्रिया समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का उत्पादन करते हैं। जैसे कि हमारे कोई भी दो पदार्थ मिल जाएंगे और उसके बाद एक पदार्थ बनेगा या एक से अधिक पदार्थ भी बन सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि इस वाली रिएक्शन में देखिए, इसमें क्या मिल रहे हैं, कार्बन परमाणु है एक हमारा, ये जुड़ रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो रहा है और हमारा क्या बन रहा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दो ये अणु मिलके, परमाणु मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं जो कि एक गैस है। तो इसी तरह से इसी को कार्बन रिएक्शन कहते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इन अभिक्रियाओं के दौरान अणुओं का पुनर्गठन होता है, ठीक है। पुनर्गठन का मतलब जैसे कार्बन था, ऑक्सीजन था, तो ये इनका पुनर्गठन हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण उन रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है। किस तरह से प्रतिनिधित्व, जैसे इसमें है हमारे पास क्या था, कार्बन था प्लस ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर हमारा बन गया था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था। तो ये दोनों कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों का प्रतिनिधित्व करके हमने ये इन दोनों को जोड़कर ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो यही हमारी क्या हो गई, ये रासायनिक हमारा समीकरण हो गया। कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इसे सामान्य तरह से इसी रासायनिक सूत्र से लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो दो परमाणु उसमें भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, तो उन दोनों को प्लस के साइन से जोड़ दिया जाता है। तीन परमाणु होंगे तो तीन जुड़ जाएंगे। मान लो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर कोई और भी परमाणु यहाँ पे इससे जुड़ा रहा हो तो उसको भी प्लस लगाकर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। इस तरह से लिखते हैं। और अभिक्रिया के बाद उत्पाद जो बनता है, तो उत्पाद के बाद ये तीर लगाकर उसके बाद इसको उत्पाद को लिखा जाता है जो हमारी सामग्री बन रही होती है, ठीक। तो इस तरह से होता है। अब जब हम इसको लिखते हैं कार्बन धन ऑक्सीजन इज इक्वल टू का ये साइन लग गया मान लीजिए, इसके बाद बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको थोड़ा ये लिखने में क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इसको लिखने के लिए एक उन्होंने तरीका निकाला कि इसको शॉर्ट में लिख देंगे। मान लो कार्बन है तो कार्बन का हम सी ले लें, तो सी लिख दें इसको, कार्बन को। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या ले लेंगे, ओ ले लेंगे। तो ये ओ ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा जो रिएक्शन बन जाएगी वो गैस बन जाएगी, CO2 गैस बन जाएगी। इसको हटा दो जाए।
तो ये हमारी क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक। तो इसी को क्या कहा जाएगा, केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। तो ये हमारा हो गया कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए। लेकिन अब इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें सी यानी कार्बन तो एक है, ऑक्सीजन के साथ 2 लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 है। तो कार्बन की मात्रा 1 है, ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये तो सही हो गया, क्योंकि इसमें भी जो उत्पाद बन रहा है उसमें भी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। यहाँ तक तो ठीक है, 1 और 2 थे तो 1 और 2 हमारा हो गया। इसी तरह से अगर किसी में ये चीज़ संतुलित ना हो, इसमें बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर संतुलित ना हो तो उसका हमको क्या करना पड़ता है, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना पड़ता है। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभिक्रियाएं ऊर्जा के नियमों का पालन करती हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसी तरह से जो परमाणु हैं हमारे, जितने भाग ले रहे हैं उसके बाद उत्पाद में भी उतने ही परमाणु होने चाहिए, उतने ही अणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो इस तरह से इसको अगर वो संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित करना पड़ेगा। इसी को रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। इस तरह से एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, H2 है, 2 अणु लिए गए इसके, प्लस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके भी 2 अणु हैं। ये दोनों मिलके बन गए H2O, यानी जल बन रहा है। हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, सॉरी 2 अणु मिलकर ये H2O यानी जल बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल तो बना रहे हैं। यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इधर पे देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों डन हो गया। इधर पे देखते हैं ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, केवल 1 है। तो ये समीकरण क्या है, असंतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ के हमारी जो परमाणु हैं वो समान नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित किस तरह से करते हैं, संतुलित करने का एक तरीका ये है, जितने भी हमारे परमाणु हैं उनको बॉक्स के अंदर सबसे पहले बंद कर लीजिए, ये इस तरह से। अब इसको बराबर करना है। कुछ कभी भी हमको अगर कुछ जोड़ना है इसमें, ये तो इसके नीचे इस तरफ नहीं जोड़ते हैं, हमेशा इसके कहाँ आगे तरफ कुछ भी जोड़ा जाएगा, जो भी जोड़ना है। तो अगर हमको हाइड्रोजन तो 2 बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारे बराबर नहीं है। अब ऑक्सीजन हमको यहाँ पे कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो डायरेक्ट तो हम ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे नीचे पीछे 2 नहीं लगा सकते हैं, ये एक तरीका है कि पीछे नहीं लगेगा, तो आगे 2 लगा देंगे यहाँ पर, 2H2O ये हो गया। अब दिक्कत ये आई कि इसमें 2H2O कर दिया तो ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, ये 2 इसका ही माना जाएगा, ठीक। लेकिन 2 और 2 ये 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो 2 हमारे हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए कितने, अब 4 हो गए। तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ का 2 इसको ही माना जाएगा। तो ये 2 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, बराबर हो गया, 4 2 4 2 बराबर हो गया। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित हो गया,
ठीक। तो पहले हमारा क्या था, H2 + O2 मिलकर H2O बन रहा था, तो ये समीकरण संतुलित नहीं था। फिर हमने क्या किया, इसमें 2 लगा दिया और यहाँ पर 2 लगा दिया। अब ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसमें 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर पर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ये हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण का संतुलन किस तरह से किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे तो सबसे पहले प्रकारों में आता है संवर्धन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है सबसे पहले। इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बना लेते हैं। उदाहरण के लिए कोई A मान लो, ये एक तत्व है, ये B दूसरा वाला तत्व हो गया, दोनों जब मिल जाएंगे तो AB बन जाएगा, यानी दोनों तत्व जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको कहा जाएगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मतलब ये दोनों का कंबाइन हो जा रहा है, दोनों का जुड़ जा रहा है, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक, दूसरी जो इसका एक और उदाहरण बता दे रहे हैं। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हो गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO + H2O जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसमें बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज प्लस इसमें से बाकी ऊष्मा निकल जाएगी, ऊष्मा निकल जाएगी। ठीक, तो CaO और H2O इन दोनों के मिलने से क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइज, यानी कि इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक, तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल H2O, तो ये दोनों मिल गए इसमें। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, ये हटा देते हैं, कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक ये हो गया, एक अभिकारक ये हो गया। अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनने वाली होती है। ठीक, तो अभिकारक, एक अभिकारक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, एक हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, जल हो गया। तो इन दोनों को मिलकर एक उत्पाद बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे, एक तत्व ये मिल गया, एक तत्व ये मिल गया, 2 तत्व मिलके एक तत्व का निर्माण कर रहे हैं, एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, तो तत्व नहीं कहेंगे, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करेंगे, तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि इसको कह सकते हैं संवर्धन ना कह के इसको संयोजन कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि आपके मतलब इसमें जो मिसप्रिंट हो रहे हैं ये ना हो चीज़ें। ठीक, तो ये हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, 2 पदार्थ मिलेंगे, एक नया यौगिक बन जाएगा। तो इस तरह की अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, संवर्धन अभिक्रिया कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक यौगिकों या तत्वों में विभाजित हो जाता है। ठीक,
तो इसमें जैसे ए है, ए बी है, मतलब इसमें जुड़ा हुआ पहले से है, फिर ये अधिक तत्वों में विभाजित हो जाएगा, ए प्लस बी। इस तरह से ये टूटकर अलग अलग हो गया। इस तरह की अभिक्रिया को डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन था तो दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना ले रही थी। इसमें विघटन है तो जुड़ी हुई चीज़ टूटकर अलग अलग चीज़ बन जाएगी। इस तरह से इसको डीकम्पोजिशन यानी विघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, विघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, मतलब एक कोई ए बी लिखा है, ए बी टूटकर अलग अलग ए और बी में बढ़ जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक उदाहरण। यहाँ पे इस स्पेस में जगह इधर पे लिख दे रहे हैं नीचे एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। जैसे हमारे पास है 2FeSO4, ये जाकर हमारा रिएक्शन हो जाएगी तो ये अलग अलग टूट जाएगा। किसमें, Fe में, Fe2O3 में प्लस SO2 में और प्लस SO3 में। इस तरह से ये टूट जाएगा। इसको इधर पे लिख दे रहे हैं। हमारे पास है 2FeSO4, तो ये हमारा बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये फेरस सल्फेट जो था, फेरस सल्फेट जो था, ये फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। फेरिक ऑक्साइड बन गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 निकल गया और ये SO3 निकल गया। इस तरह से ये डीकम्पोजिशन हो गया अलग अलग। अब क्या ये हमारा समीकरण संतुलित है? जैसे हमने संतुलन की बात की थी तो संतुलित है। देखिए यहाँ पर Fe के 2 परमाणु हैं। कितने हैं Fe के? 2। तो यहाँ पर भी Fe के 2 ही हैं पूरे रिएक्शन में, तो ये संतुलित हो गया। इसके बाद यहाँ पे सल्फ़र के कितने अणु हैं? 2 हैं। यही तो 2 बार माना जाएगा। इसमें यहाँ तो कुछ लगा नहीं है नीचे, तो इसके भी कितने हो गए? सल्फ़र के 2। इधर सल्फ़र के देख लेते हैं। एक सल्फ़र का ये हो गया, एक सल्फ़र का ये हो गया। यहाँ पे सल्फ़र के टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। तो सल्फ़र के यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये मतलब Fe और S, ये इनका जोड़ लिया हमने। हटा दीजिए इनको, थोड़ा साफ सफाई। इसके बाद हमारा अब बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के देखिए 4 ये हैं, 2 ये है, 4 दूना 8 हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन ये यहाँ पर है और 3 ऑक्सीजन ये यहाँ पर है। जोड़ लीजिए कितने हो गए ऑक्सीजन? 3 + 2 5 और 3 5 से 6 7 8। तो यहाँ पर भी 8 हो गया। 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसका मतलब समीकरण सब कुछ संतुलित है। ठीक, तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, एक यौगिक टूटकर विघटित होकर अलग अलग ये टूट रहा है। फिर ये फेरिक ऑक्साइड में टूट जा रहा है और ये SO2 और SO3 में टूट जा रहा है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है? ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्थानांतरण
अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें दो, अरे रुक जाओ पिन लेते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे ये ए है प्लस बी सी है, ठीक है, ये मिल रहे हैं तो ये डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह जाकर खुद जुड़ जाएगा। तो इसमें बन जाएगा ए सी के साथ जुड़ गया और बी इसमें अलग हो गया। ये चीज़ होती है, डिस्प्लेस कर देता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटा के उसकी जगह जुड़ जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल। इसमें मान लीजिए Fe है प्लस CuSO4 है। ये दोनों अगर क्रिया करेंगे तो जाकर FeSO4 बन जाएगा और कार्बन हमारा अलग हो जाएगा, ठीक, कापर हमारा अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या था, Fe था जो कि जाकर SO4 के साथ जुड़ गया। ये देखिए FeSO4 बन गया और जो कापर था ये हमारा अलग हो गया। तो ये कापर अलग से आ गया। इस तरह से ये किस तरह की रिएक्शन हो गई, ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस किसी की जगह ले लेना, उसको अलग कर देना, यही होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह इसको विस्थापन भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे विस्थापन, विस्थापित कर देना, उसकी जगह जाकर जुड़ जाना। तो इसमें Fe जो है वो SO4 के साथ जुड़ गया और कापर को अलग कर दिया इसने, ठीक। इसके बाद अगला जो रिएक्शन है वो देखते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, दो यौगिक आपस में स्थानांतरण करते हैं। किस तरह से, मान लो एक है AB प्लस दूसरा है CD, दोनों यौगिक हैं क्योंकि दो दो तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। A है और B है, दो मिलकर बन गए। C और D है, ये दोनों मिलकर बन गए। तो इन दोनों के जोड़ने पर फिर इसमें क्या करेंगे, A जो है D के साथ जुड़ गया, A D के साथ जुड़ गया प्लस C जो है ये B के साथ जुड़ गया, तो ये बन गया CB। इस तरह से आपस में इन्होंने क्या कर लिया, स्थानांतरण कर लिया, एक दूसरे का स्थान बदल लिया। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है, जब दो यौगिक आपस में स्थानांतरण करते हैं तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक यौगिक था, एक तत्व था, यह तो इसमें एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पर आ जा रहा था। इसमें यौगिक हैं दोनों, तो यौगिक जो है डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है, ठीक। चलिए एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे ये है हमारा Na2SO4, Na2SO4 है प्लस BaCl2 है। इन दोनों का अगर रिएक्शन हो जाएगा तो ये जाकर बन जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl, ये L है, ठीक। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। ये क्या था हमारा, सोडियम सल्फेट, क्या था, सोडियम सल्फेट। यहाँ पर क्या था, बेरियम और ये क्लोराइड, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ये भी एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है। तो ये यौगिक क्या करेंगे, एक दूसरे को
डिस्प्लेस कर देंगे, एक दूसरे का स्थान ले लेंगे। तो ये जो इस वाले का जो SO4 है, ये जो SO4 है, ये Na2SO4, ये जो SO4 है ये जाके बेरियम के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेरियम, ये हो गया बेरियम, और इसका जो सल्फेट आ गया तो ये हो गया बेरियम सल्फेट। ठीक। और ये जो हमारे पास सोडियम है, ये सोडियम जाकर इसके क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। इस तरह क्या हो रहा है, दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं। तो दहन अभिक्रिया, जब एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और ऊर्जा, आमतौर पर गर्मी और प्रकाश, ये मुक्त करता है, तो उसको कहा जाएगा कंबस्चन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ को क्या होगा, उसमें आमतौर पर उसमें गर्मी या प्रकाश का रिलीज किया जाएगा उस अभिक्रिया में। तो देखते हैं। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि जब कंबस्चन हो रहा है, मतलब दहन हो रहा है, तो इसके लिए हमको क्या, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया होती है तेज़ी के साथ। ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं हम कि दहन वो अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ, आमतौर पर इसमें हाइड्रोकार्बन ही होता है, तेज़ी के साथ ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है, जिससे ऊर्जा निकलती है, गर्मी और प्रकाश निकलेगा। जैसे इसमें मान लो कोई भी हम ईंधन है उसको जलाएंगे, कोई भी एक ईंधन ले लेंगे, प्लस उसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा देंगे, तो जब ये जलेगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी प्लस H2O, ये हमारा बन जाएगा, प्लस जो ऊर्जा बचेगी वो रिलीज हो जाएगी। तो इसमें ऊर्जा का रिलीज हो जाएगा। अब जो ये दहन अभिक्रिया है ये दो तरह की होती है। यहाँ पे ईंधन जो है इसको हम CH4 भी रख सकते हैं। ठीक। अब ठीक है, तो अब संतुलित करके पूरा दिखाते हैं। देखिए CH4 प्लस 2O2, अगर इसकी अभिक्रिया होगी तो ये हमारा बन जाएगा CO2 प्लस 2H2O, यानी कि ये जल बन गया। यहाँ जो है ये जो मीथेन थी CH4, इसका दहन हो रहा था ऑक्सीजन के साथ, जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और इसके बाद जल बन गया। ठीक। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, दो तरह की होती है, जिसमें एक कंप्लीट कंबस्चन होता है और एक इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है। दो तरह की होती है, एक में कंप्लीट कंबस्चन होता है और एक में इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सीमित रहेगी तो उसमें इनकम्प्लीट कंबस्चन होगा, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहेगी तो कंप्लीट कंबस्चन पूरी जल जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक। अपूर्ण, ये तो उदाहरण है कंप्लीट कंबस्चन का। एक इनकम्प्लीट कंबस्चन का उदाहरण बता देते हैं। जैसे कि हमारा है
2CH4 प्लस 3O2। अगर इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो हमारा बनेगा 2CO प्लस 4H2O। ये मीथेन के 2 अणु हमारे प्लस ऑक्सीजन के 3 अणु। टोटल देखा जाएगा तो इसमें हो जाएगा, ये संतुलित है रिएक्शन। तो इसमें मीथेन और ऑक्सीजन, ये मीथेन को जलाया जा रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और ये हमारा जल बन गया। इस तरह से ये अपूर्ण दहन है, अपूर्ण दहन हो गया। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं क्या ये संतुलित है, ये भी देख लेते हैं यहीं पर। तो अगर इसमें देखें तो कार्बन के पहले देख लेते हैं। तो कार्बन इसमें दो हैं, 2 ही है ना टोटल, हाँ 2 ही है। कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन हो गया। यहाँ पर देखें ये कार्बन 2 हैं, यहाँ पर है नहीं, तो कार्बन 2 हैं, मतलब कार्बन बराबर हैं। चलिए हटाइए। इसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन 4 और 2, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। इधर हाइड्रोजन देखेंगे 2 और 4, 2 चौका 8, तो ये 8 यहाँ पर हैं, 8 यहाँ पर हैं, मतलब बराबर हैं। तो ये भी पूरा हो गया। इसके बाद कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन 2 3 6, 6 ऑक्सीजन है टोटल। इधर देखते हैं ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन ये है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन ये हैं। ये 4 इसका भी होता है, इसका भी होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का होगा 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो 4 1 5। ठीक, 4 1 5 ही ऑक्सीजन इसमें हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, इसका मतलब ऑक्सीजन का पूर्ण दहन नहीं हो पा रहा है। तो ऑक्सीजन क्या है, कम है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब कैसी होगी ये, इनकम्प्लीट कंबस्शन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, इसको पहले मिटा देते हैं। तो इसमें हमने देखा ये पूरी तरह 5 रिएक्शन हो चुकी हैं। पहला संवर्धन था, विघटन था, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंबस्शन। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने समीकरण का संतुलन भी पढ़ लिया, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार भी पढ़ लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा परिवर्तन देखते हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। प्रतिक्रिया का मतलब अभिक्रिया, कहा था जहाँ प्रतिक्रिया लिखा हो उसको अभिक्रिया समझ लेना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है, ऊर्जा परिवर्तन होता है, जो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। किस तरह से, एक कहा जाता है ऊष्मागतिक यानी एक्सोथर्मिक, जहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे जहाँ पर कंबस्शन हो रही थी ना अभी, जहाँ पर जलना होगा वहाँ पर एक्सोथर्मिक होगी, और जहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होगा उसको एंडोथर्मिक कहा जाएगा। यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक, इसको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी कह सकते हैं। ऊष्मागत की, इसको एक्सोथर्मिक का मतलब ऊर्जा मुक्त हो रही है, मतलब ऊर्जा मुक्त हो रही है, और यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित हो रही है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी, और यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो ऊष्माशोषी हो जाएगा, ऊष्माशोषी। इस तरह से होता। तो अब ये तो बात हो गई रिएक्शंस की। अब बात करते हैं कि इसमें इनके क्या 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 इन पर प्रभाव पड़ता है, किन किन चीज़ों का केमिकल रिएक्शंस पर। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। इनसे या तो उसकी बढ़ जाती है या घट जाती है, ज़्यादातर बढ़ जाती है काफ़ी सारी चीज़ों में। तो जैसे टेम्परेचर है, तापमान से
प्रभाव पड़ेगा केमिकल रिएक्शन पर, दबाव का प्रभाव पड़ेगा, अभिकारक की मात्रा का भी प्रभाव पड़ता है, और जो कैटलिस्ट होते हैं उत्प्रेरक हमारे, उनका भी प्रभाव पड़ता है। ये क्या करते हैं, केमिकल की रिएक्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है रासायनिक समीकरणों का क्या महत्व है। ये जो केमिकल समीकरण बना रहे हैं हम, रासायनिक समीकरण, इनका क्या महत्व है। तो रासायनिक समीकरणों से हम यह समझने में मदद मिलती है हमें कि कैसे विभिन्न रसायनों का इंटरेक्शन होता है। मतलब जब ये एक दूसरे से किस तरह से जुड़ते हैं, किस तरह से रिएक्शन करते हैं, और वे किस प्रकार नए उत्पाद को उत्पन्न करते हैं। ठीक, यह हमको औद्योगिक प्रक्रियाओं में, अनुसंधान में जहाँ पर रिसर्च चल रही हो, और जीवन की कई गतिविधियों में महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसलिए हमको ये चीज़ें पढ़ना पड़ता है। इसका निष्कर्ष ये निकला कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे चारों ओर होती हैं और विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका अध्ययन हमें रसायनों के व्यवहार को समझने में और उनका सही उपयोग करने में मदद करता है। ठीक, किस तरह से हमारे आसपास होती हैं, ये हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं। तो जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, गर्मियों में हम अगर अपने कमरे को खुला छोड़ दें तो गर्मियों में कमरे के जो नॉर्मल टेम्परेचर गर्मियों में खुला रहे हमारा घर, तो उसमें हमारा अगर दूध रखा है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, शाम तक दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर खुले में दूध का फटना हो गया। इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो उसका स्वरूप बदल जा रहा है। इसके बाद है जैसे लोहे का तवा है, तसला है, या कीलें हैं लोहे की, कोई भी लोहे की वस्तु है, उसको अगर हम वायुमंडल में, थोड़ा नमी रहे वायुमंडल में, उसमें खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगी। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो अंगूर हैं वो सड़ जाते हैं तो उनका किण्वन हो जाता है, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। जो भोजन हम पकाते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, कंबस्शन, गरम करते हैं, पकाते हैं ना, तो कंबस्शन करते हैं उसको। तो इस तरह से वो भी हो गया। हमारे शरीर में जो भोजन पच रहा है वो भी जिस तरह से पच रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। ठीक, और इसके अलावा जो हम सांस लेते हैं तो इसमें भी अंदर जाकर वायु हमारी अलग अलग टूटकर ऑक्सीजन ले रहा है, और बाकी जो एक्स्ट्रा पदार्थ है वो निकाल देती है हवा। तो इस तरह से इन सभी में जो हम सांस लेते हैं उसमें भी कौन सी रिएक्शन होती है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है। इस तरह से ये कुछ हमने डेली के अपने दैनिक उपयोग से चीज़ें समझ ली। तो आज यहीं तक रहेगा इस वीडियो में। इसके बाद अगला चैप्टर जल्दी ही लेके आएंगे। धन्यवाद।